नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, मानवीय जीवन में ग्रहों के समुचित प्रभाव से प्रत्येक प्राणी मात्र बंधा हुआ है। ग्रहों के प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक सांस चलनी है। मृत्यु वर्ण की प्राप्ति के पश्चात ही हम इससे मुक्त होते हैं। जब हमारा और आपका एक नियत काल, एक नियत मुहूर्त में जब जन्म होता है, तो उस मुहूर्त काल में एक नियत लग्न, नियत राशि, जिस नक्षत्र के जिस चरण में हमारा जन्म होता है, उस नक्षत्र के अधिपति ग्रह की महादशा में हमारा जन्म होता है। हमारे जन्म कुंडली की यदि बात करते हैं तो कालपुरुष के रूप में, अर्थात जब तक हम जीवित रहते हैं इस मर्तलोक में, मानवीय जीवन में, उस कालखंड तक हमारी जन्म पत्रिका के सापेक्ष जो योगकारक ग्रह, अकारक ग्रह हमें अपने डायरेक्शन में मोटिवेट करते हैं। अर्थात इन ग्रहों की समुचित संरचनात्मक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का जो संक्षिप्त सार है, कर्मफल सिद्धांत का आरोपण को पूर्ण करने हेतु ही हम इस मानवीय जीवन में जन्म लेते हैं। अर्थात पूर्व जन्म की संकल्पना की बात करें, वर्तमान जीवन में वर्तमान कर्म की रूपरेखा की बात करें, इसी पूर्व जन्म की कर्म और वर्तमान मौजूदा काल की कर्म फल सिद्धांत जो एक प्रारब्ध, एक भाग्य के रूप में जीवन काल हमारे साथ, वह भाग्य, वह लक फैक्टर, वह प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ा रहता है। किस कार्य के परिक्षेत्र, किस समय सीमा में, किस काल खंड में और किस देश काल और परिस्थिति के सापेक्ष हमें उस कर्मफल सिद्धांत के आरोपण के तहत कौन से फल की प्राप्ति होनी है और किस फल की प्राप्ति एक नकारात्मक संकल्पना के योग काल में हमारे समक्ष प्रस्तुत होनी है, यह हमारे जन्म पत्रिका के ग्रह समुचित रूप से व्याख्यायित करते हैं। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का जो सार कर्म फल सिद्धांत या भाग्य या प्रारब्ध की बात होती है, तो वह हमें ग्रहों के सापेक्ष इसकी इंडिकेशन की प्राप्ति होती है कि कौन से ग्रह हमें राजयोग के रूप में हमारे लिए फलित है और कौन से ग्रह हमारे लिए दुष्फलित है, अर्थात हमारे लिए नॉन पेबुल अकारक की भांति व्यवहारित करने वाले ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह का स्वभाव, प्रकृति, नेचर, फीचर, कैरेक्टर होता है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूँ कि ग्रहों की जो संरचनात्मक व्यवस्था है, वर्तमान मौजूदा काल की ग्रह गोचर की अगर बात करते हैं, अर्थात इसका तात्पर्य यही है कि कोई ग्रह स्थिर नहीं होते हैं, वह रिवॉल्व करते रहते हैं। अर्थात उनके परिभ्रमण का काल वह हर ग्रह का अलग अलग होता है। जैसे आज मैं मौजूदा काल में आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ कि 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपनी इस वर्तमान परिभ्रमण काल वाली राशि को छोड़ने वाले हैं। अर्थात 23 सितंबर 2020 को जहां राहु मिथुन राशि को छोड़ते हुए वृषभ राशि में विराजमान होने वाले हैं, वहां केतु धनु राशि को छोड़ते हुए वृश्चिक राशि में विराजमान होने वाले हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान मौजूदा काल में महामारी या कोरोना काल की यदि बात करें तो कोरोना वायरस के संक्रमण का जो आविर्भाव हुआ है, पूरे विश्व में एक समस्या के रूप में हमारे और आपके समक्ष दिखाई पड़ रही है। यदि हम वायरस संक्रमण की बात करें, कीड़े मकोड़ों से संबंधित रोग व्याधि के आगमन की बात करें, तो यह मित्रों केतु से संबंधित रोग व्याधि के रूप में एस्ट्रोलॉजी के तहत, वैदिक ज्योतिष के तहत इसे जाना गया है, इसे माना गया है। अर्थात जब बृहस्पति और केतु की युति बनती है, ग्रह गोचर की बात करें, अर्थात ट्रांजिट फेज में जब बृहस्पति और केतु की समावेशित व्यवस्था बनती है, जिसे गुरु चांडाल योग कहा गया है, और जब जब ट्रांजिट फेज में ग्रह गोचर की व्यवस्था में जो प्रत्येक 18 वर्ष पश्चात मिथुन राशि का राहु अपने उच्च की व्यवस्था में बैठे रहते हैं, वहीं धनु राशि का केतु अपने ऊंचे आसीन पर बैठे रहते हैं। अर्थात ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब जब राहु मिथुन राशि का और धनु राशि का केतु ग्रह गोचर की व्यवस्था में विराजमान हुए हैं, अर्थात मिथुन और धनु राशि का क्रमशः राहु और केतु का परिभ्रमण काल अशोभनीय होता है। मित्रों, राहु और केतु अपने ऊंचे आसीन पे बैठे हुए हैं,
अर्थात 23 सितंबर 2020 से राहु और केतु अपने ऊंचे व्यवस्था में नहीं शामिल होंगे, वहीं गुरु चांडाल योग की समाप्ति होगी। तो इसका तात्पर्य यही है कि 23 सितंबर 2020 के ग्रह गोचर की व्यवस्था में राहु और केतु के राशि परिवर्तन करते ही और गुरु चांडाल योग के भंग होते ही जो कोरोना की वर्तमान मौजूदा काल में समस्या है, डे बाय डे इसमें गिरावट आएगी। और गिरावट आने के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु एंटीडोट या वैक्सीन या मेडिसिन की बात करें तो इस वर्ष के 28 नवंबर के पूर्वत काल में हमारे और आपके समक्ष एंटीडोट और वैक्सीन की उपलब्धता को हम उसे देखते हुए महसूस करेंगे। मित्रों, भारत की जन्मपत्रिका वृषभ लग्न और कर्क राशि की है, अर्थात भारत की जन्मपत्रिका का लग्नेश शुक्र है और शुक्र, शनि और बुध तीन क्रमशः योगकारक ग्रह हमारे भारत देश के लिए योगकारक ग्रह के रूप में चरितार्थ होती है। और भारत की जन्म कुंडली के प्रथम भाव तनु भाव, संपूर्ण भारत के व्यक्तित्व भाव पहले राशि अर्थात केंद्र की पहली राशि भाव प्रथम भाव में राहु विराजमान होने वाले हैं। अर्थात वैसे भी देखा जाए तो 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के अंतराल काल तक के लिए भारत की कूटनीतिक और राजनीतिक विजय हासिल करने वाले उस फेज में, उस कालचक्र में हम सब पहुंचने वाले हैं, अर्थात भारत देश पहुंचने वाला है। मित्रों, भारत की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है, जहां भारत की जन्म पत्रिका के पंचमेश और भाग्य अधिपति क्रमशः बुध और शनि हैं और व्यक्तित्व भाव अधिपति शुक्र है। और क्रमशः इन तीन शुक्र, शनि और बुध के क्रमशः बहुत बड़े मित्र हैं, अधिमित्र हैं, राहु अधिमित्र हैं। जहां राहु भारत के लग्न कुंडली के प्रथम भाव में ग्रह गोचर की व्यवस्था में 23 सितंबर 2020 को जैसे ही विराजमान होंगे, 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह अर्थात 1.5 साल का अंतराल हमारे भारत देश की उज्जवल भविष्य की व्यवस्था में चकाचौंध वाली स्थिति में लाने वाली, चार चांद लगाने वाले उस कहावत को व्यवहारिक स्तर पर पूर्ण करने वाला काल के रूप में साबित होगा। मित्रों, राहु और केतु छदम प्रवृत्ति के पापी ग्रह हैं। इस कलयुग में राहु और केतु के सम या विषम प्रभाव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ग्रह गोचर की व्यवस्था में मुख्य तिथि 23 सितंबर 2020 है, जहां 23 सितंबर 2020 को राहु अपने ऊंचे व्यवस्था से हटने वाले हैं। वही केतु भी धनु राशि को छोड़ते हुए, अपने उच्च की राशि को छोड़ते हुए मंगल की वृश्चिक राशि में विराजमान होने वाले हैं। और वर्तमान ग्रह गोचर में जहां बृहस्पति और केतु की युति वश गुरु चांडाल योग बनी हुई है, अर्थात इस योग का भंग होना 23 सितंबर 2020 को सुनिश्चित है। मित्रों, राहु और केतु 9 ग्रहों की श्रृंखला में, यद्यपि सौर मंडल में इन दोनों ग्रहों का अस्तित्व नहीं है, परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो वेद के तीसरे नेत्र के रूप में जाना गया है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके फलादेश की प्रविधि के इस्तेमाल से आप सुंदर तरीके से आकलन कर सकते हैं। अर्थात हमारे भारत देश के लग्न राशि वृषभ राशि में राहु विराजमान होते हुए भारत की शक्ति संपन्नता में बढ़ोतरी का मूल कारण बनेगा। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।